तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आज के इस क्लास में मैं आप लोग को 10 क्लास के मैथ का जो तीसरा चैप्टर है दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म, उसका प्रश्नावली आज मैं 3.5 बताऊंगा, जिसमें आप लोग को वज्र गुणन विधि सिखा ही दूंगा। अगर आप लोग अंत तक देख ले रहे हैं तो आप लोग को वज्र गुणन विधि में थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होगा। चलिए मैं सबसे पहले आप लोग को बेसिक जानकारी दे रहा हूं, जिससे आप लोग को वज्र गुणन विधि को समझना बहुत आसान हो जाएगा। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, बिना टाइम को वेस्ट किए शुरू कर रहे हैं, है ना। सबसे पहले चैप्टर का नाम क्या है? दो चरों वाला रैखिक समीकरण युग्म। दो चरों वाला रैखिक समीकरण युग्म, है ना बच्चों। अगर आप लोग से मैं पूछ दूं कि इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, मतलब व्यापक रूप, इसको कैसे लिखते हैं या कब हम लोग समझेंगे कि हाँ यह दो चरों वाला रैखिक समीकरण युग्म है, तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग को व्यापक रूप ध्यान में रखना है, क्योंकि यहां से ऑब्जेक्टिव भी पूछ लिया जाता है। तो देखिए क्या होता है, ये a x प्लस बी वाई और प्लस सी बराबर में 0 होता है। लेकिन देखिए क्वेश्चन, सॉरी, ये चैप्टर का नाम से हम लोग समझेंगे। देखिए यहाँ पर दो मतलब दुगो चरों वाला रैखिक समीकरण। सबसे पहले देखिए दो चर क्या होता है? एक्स वाई, जिसका मान निश्चित नहीं हो। तो ये दो चरों वाला क्या हो गया? रैखिक। और रैखिक में बताइए तो घात क्या होता है? चर राशि के बच्चों, चर राशि का घात क्या होता है? तो आप लोग को अच्छे से जानकारी होगा कि चर राशि का घात 1 होता है जब वह रैखिक रहेगा। तो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर में 0 करेंगे। लेकिन यहाँ पर युग्म आप लोग देख रहे हैं, युग्म का मतलब होता है जोड़ा। युग्म का मतलब जोड़ा, मतलब पेयर। तो एक और ऐसा ही हम लोग रखेंगे बच्चों, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर में 0। लेकिन अब ध्यान देना योग्य बात है, देखिए क्या, x के गुणांक को हम लोग a बोलेंगे, y के गुणांक को b बोलेंगे, और c जो रहेगा कांस्टेंट टर्म रहेगा, अचर पद रहेगा। तो अब देखो यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखो, x के गुणांक यहाँ पर भी है, x के गुणांक यहाँ पर भी है। तो एगो को हम a1 बोलेंगे, एगो को a2, ऐसे ही b1 b2 c1 c2। ये बच्चों समीकरण 1 हो जाएगा और समीकरण 2 हो जाएगा। तो अब आप लोग तो पहचान जाइएगा कि किसको हम a1 बोलेंगे, किसको a2 बोलेंगे। क्लियर है ना। अभी हम लोग जब स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन करना, तो आप लोग एकदम आसानी से समझिएगा, थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होगा बच्चों। अब हम लोग राशियों का तुलना सीखते हैं। क्या सीखते हैं बच्चों? राशियों का तुलना। चलो राशियों का तुलना आप लोग सीख लो। देखिए बच्चों, जब a1 बाटा a2, जब a1 बाटा a2 नॉट इक्वल टू b1 बाटा b2 होगा ना, जब यहाँ पर बराबर ही नहीं होगा तो लिख दीजिएगा केवल एक हल। क्या लिखेंगे जी? केवल एक हल। केवल एक हल। आप लोग केवल यह समझते चलिए कि ये सर लिखवा रहे हैं, जो हमको अभी ये सब ध्यान में रखना है। ये कॉपी में अभी आप नोट कर लीजिए। क्वेश्चन में जैसे ही शुरू करूंगा बताना, आप लोग ये सारे चीज अपने आप ये सब रिकवरी होने लगेगा दिमाग में। हाँ सर ये तो अभी सब समझा रहे थे, अभी हमको कोई दिक्कत नहीं है, सारा चीज हमको क्लियर हो गया है। बच्चों देखो a1 बटा a2 नॉट इज इक्वल टू b1 बटा b2, केवल एक हल। एक और याद कर लीजिए, a1 बटा a2 इज इक्वल टू b1 बटा b2 होगा, लेकिन नॉट इज इक्वल टू c1 बटा c2 हो जाएगा। माने एक बराबर रहेगा कि a1 बटा a2 इज इक्वल टू b1 बटा b2, लेकिन c1 बटा c2 के बराबर नहीं रहेगा, तो लिख देंगे कोई हल नहीं। क्या लिखेंगे बच्चों? कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। इतना ही आप लोगों को समझना है, ठीक है। अब देखिए एक होता है बच्चों a1 बटा में a2, क्या करेंगे आप लोग बताइए। तो यहाँ पर बच्चों क्या रखेंगे आप लोग? ध्यान में रखेंगे कि जब a1 बाटा a2 इज इक्वल टू b1 बाटा b2 इज इक्वल टू c1 बाटा c2 हो, तो इसका बताइए क्या होता है? अनेक हल होता है। क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? अनेक हल होता है, अनेक हल होता है। चलिए अनेक हल, चलिए अपरिमित रूप से अनेक हल कहीं कहीं देखने को मिलता है, याद कर लीजिए। ये देखिए नॉट इज इक्वल टू मतलब नहीं पढ़ने वाला बच्चों, नॉट इज इक्वल टू मतलब नहीं पढ़ने वाला। ये कंसेप्ट मैं बता रहा हूँ, कंसेप्ट नहीं ट्रिक बता रहा हूँ, नहीं पढ़ने वाला, ठीक है। और इज इक्वल टू रहेगा तो पढ़ने वाला। ये मैं ट्रिक बता रहा हूँ ताकि आप लोग को ये भूलने में बरसों लग जाए, याद करने में कम समय और भूलने में बरसों लग जाए, इसलिए मैं ट्रिक बता रहा हूँ। देखिए बच्चों, नहीं पढ़ने वाला जैसे a1 बटा a2 और नॉट इज इक्वल टू b1 बटा b2। तो मान लीजिए कोई लड़का है नहीं पढ़ने वाला है, उसका क्या है? एक ही हल है। तो बच्चों केवल एक हल है। क्या है? जो नहीं पढ़ने वाला है केवल उसका एक हल है कि वो केवल लेबर बनेगा। लेबर मतलब बच्चों मजदूर बनेगा,
उसके बाद अगर उसको बिहार पुलिस में भी जाना होगा या कोई भी पुलिस में नहीं जा सकता है। बच्चों उसको डॉक्टर इंजीनियर बनना है, नहीं बन सकता है, क्योंकि वो नहीं पढ़ने वाला है। तो नहीं पढ़ने वाला का केवल एक हल। क्लियर। अब देखो, एक पढ़ने वाला है, वो नहीं पढ़ने वाला। इसके बारे में तो हम कुछ कहिए, कब कह रहा है पढ़ने वाला है, हम कब नहीं पढ़ रहा, क्या कह रहा है भाई। तो इसका हम कोई हल नहीं हम बता सकते, ठीक है ना। देखिए बच्चों, दोनों ये पढ़ने वाला है, तो इसका अनेक हल है, मतलब कुछ भी बन सकता है, लेबर भी बन सकता है पढ़ने वाला, और ये कुछ भी बन सकता है, डॉक्टर इंजीनियर आईएएस ओएएस कुछ भी बनो, जो भी मन करे। चलो याद रखोगे क्या आप, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, केवल एक हल। यहाँ से 3 से 4 ऑब्जेक्टिव आ जाते हैं केवल हर 3 को फॉर्मूला से, ठीक है ना। देखो a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, कोई हल नहीं। a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, अनेक हल या अपरिमित रूप से अनेक हल, ये याद रखिए। अब हम लोग बच्चों चल दिए वज्र गुणन विधि की तरफ। कहाँ चलेंगे बच्चों, वज्र गुणन विधि की तरफ। वज्र गुणन, वज्र गुणन विधि, वज्र गुणन विधि। चलो आप लोग वज्र गुणन विधि के बारे में तनी समझ लो। तो वज्र गुणन विधि के बारे में बच्चों समझ लो। देखिए एक फॉर्मूला होता है जिसमें x बटा में b1c2 माइनस b2c1 लिखते हैं, b2c1, ठीक है। आप लोग को मैं बताऊंगा तरीका भी। देखिए y बटा में होता है c1a2 माइनस c2a1 इक्वल टू 1/a1b2 माइनस a2b1 होता है। चलिए ये तो फॉर्मूला हो गया। अगर ये फॉर्मूला आप लोग ध्यान में रखते हैं तो कोई ज्यादा भारी नहीं है। देखिए b1 से शुरू, b1 पे अंत, एजे से पावर शुरू होला और एजे जाके क्या हो जाला, अंत। देखो बचवा, अगर हम एक त्रिभुज बना लेते हैं और ये ए बी सी हम लोग इसको मान लेते हैं, हालांकि ये छोटका ABCD नहीं होता है, तो चलिए अभी हम लोग मान लेते हैं कोई भी बिंदु को हम लोग कैपिटल लेटर से दर्शाते हैं। चलिए अभी आप लोग मान लीजिए, जैसे यहां से शुरू हुआ बी से, तो बी से कहां जाएगा, बी से बच्चों कहां जाएगा, सी पर, सी से कहां जाएगा, ए पर, ए से कहां जाएगा, बी पर। बस यही आप लोग को ध्यान में रखना है, ये इस साइड आएगा, बी से सी पर, सी से ए पर, ए से बी पर। बस देखो बी से कहां गया, सी पर, बी से कहां जाएगा बच्चों, सी पर, फिर देखिए तो बी से सी पर, सी पर से ए पर, सी से ए पर, सी से ए पर, ठीक है। अब ए से कहां जाएगा, बी पर, तो ए से बी पर, ए से बी पर, तो बीच में माइनस माइनस कर देना, ठीक है ना। 12 21 12 21 होता है, 12 21 12 21, चलिए 12 21, चलो ध्यान में रहेगा ये। अगर ये नहीं याद रहता है तो एक और मेरे पास ट्रिक है, या फिर से एक बार इसको लिख लिया जाए ना, तनी ध्यान में आ जाएगा, याद करवा देना हमरा, ठीक है ना बच्चों। देखो ये क्या हो जाएगा, x और बाटा में देखो b से शुरू करना है, BC फिर BC, ठीक है। y बाटा में क्या लिखेंगे, देखो BC BC, दो बार CA 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 CA, हो गया कि नहीं बोलो। अब देखो तो CA CA, दो बार AB AB, चलो AB AB, एक बटा में AB AB, कर लिया कि नहीं बोलो। अब 12 21 कर दीजिए, बीच में माइनस करना है बच्चों, सभी जगह माइनस रहेगा। ये देखिए 12 21 12 21 12 21, आप लोग को जैसे याद करना है याद कर लीजिए। अब मुझे लग रहा है कि आप लोग याद कर लिए होंगे, है ना बच्चों। एक और यहाँ पर ट्रिक बताया गया है इस प्रकार से, B1 B2 है ना, C1 C2, फिर इस प्रकार से ऐसे है। चलिए B1 C2, फिर उसके बाद बच्चों A1 A2, और फिर जाकर के लास्ट में क्या हो जाएगा, फिर लास्ट में B1 और B2 हो जाएगा, जिसमें देखिए क्या लिखना है, B1 C2 B2 C1 C1 A2 C2 A1 A1 B2 A2 B1, इस प्रकार से करना है। तो आप लोग जो भी चाहें आप लोग कर सकते हैं। ये मैंने ट्रिक बनाया, ये आप लोग को बुक में मिल जाएगा। याद करना है किसी भी तरह से, जब ले याद नहीं होगा तब ले ये कोई भी इसको समझा नहीं सकता है बच्चों। वज्र गुणन विधि में फॉर्मूला याद तो करना ही पड़ेगा। चलो ये अब हम लोग इसको क्या करते हैं, ले चलते हैं दूसरे एक पेज पर और यहीं पर इसको अकेला में समझाते हैं। देखो इसको अकेले करके अलगे, तब इसका देखो काम तमाम कैसे पिटाई इसका कर रहे हैं। इसमें सबसे बुआ इसको समीकरण 1 मान लेना और इसको समीकरण 2 मान लेना है, इतना तो कर लीजिएगा ना। समीकरण 1 और समीकरण 2 मान लेना है। क्या यह प्रश्न ऐसा ही है, कहाँ गया,
एक्स माइनस थ्री वाई माइनस थ्री है, एक्स माइनस थ्री वाई माइनस थ्री, वही तो हम देख रहे थे कि यहाँ पर कुछ ना कुछ छूट गया है। एक्स माइनस थ्री वाई माइनस थ्री। चलिए बच्चों, इस प्रकार से ये क्वेश्चन है और इसे हमें क्या करनी है बताइए, तो इसको हमें हल करना है। तो आप लोग अच्छे से इसको देखिएगा। सबसे मैं पहले पूछूंगा कि इसमें a1 बराबर बताइए, तो x का गुणांक यहाँ पर जब कुछ नहीं रहेगा तो याद रखिएगा कि एक है, तो एक हो गया। b1 का मान पूछेंगे तो यहाँ पर बहुत सारे बच्चे 3 लिख देते हैं केवल, बस हो जाता है। देखो y का गुणांक साइन के साथ भी लिखेंगे, मतलब -3 लिखेंगे। और बच्चों देखो तो c1 का मान कितना है, -3, ठीक है। अब देखिए a2 अब लिखना शुरू करेंगे, तो a2 का मान तो आप लोग जाहिर सी बात है कहिएगा 3 है। b2 का मान कितना कहिएगा, -9। और c2 का मान देखिए बच्चों, c2 का मान कितना है, -2। बस इस प्रकार से हो जाएगा। a1 b1 c1 ये सारी चीज का मान आप लोग कर लेंगे। देखिए क्वेश्चन में कह क्या रहा है, कह रहा है कि निम्न रैखिक समीकरण युग्म में से किसका एक अद्वितीय हल है। अद्वितीय हल के लिए तुलना करना पड़ेगा, किसका कोई हल नहीं है होगा, चाहे किसके अपरिमित रूप से अनेक हल है। अद्वितीय हल की स्थिति में उसे वज्रगुणन विधि से ज्ञात कीजिए। जब बच्चों अद्वितीय हल होगा ना, तब वहीं जाकर के वज्रगुणन विधि लगाना है। अन्यथा अगर मान लीजिए कि इसका कोई हल नहीं है या अनेक हल है, तो हम लोग को ज्ञात करना ही नहीं है, केवल जब अद्वितीय हल होगा। और बच्चों अद्वितीय हल कब होता है, जब नहीं बराबर होता है। अद्वितीय हल कब होता है जी, जब a1 बटा a2 नॉट इज इक्वल टू b1 बटा b2 होता है, तब जाकर के हम लोग अद्वितीय हल इसको कहते हैं। और इसी में वज्रगुणन विधि का यूज करना है। क्लियर है, यहाँ पर -3 होना चाहिए। चलो अभी आप लोग इसको सॉल्व करना सीखिए। यहां तक तो क्लियर है ना। चलो लिखा जाए तुलना। तुलना करने पर तुलना कीजिए, क्या लिखेंगे, a1 बटा में a2, और a1 का मान 1 है, a2 का मान 3 है। b1 का मान बच्चों बता दो तो कितना है, b1 b2 का मान, b1 का मान -3 और b2 का मान -9, ठीक है। c1 बटा में c2, c1 के मान -3 और c2 का मान -2। चलो इसको हम लोग तनिक कटा लेते हैं, ये तो कटेगा नहीं, ये माइनस माइनस कट गया, 3 का 3, 3 3 9। ये देखो बच्चों, ये माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ देखिए तो क्या है, यहाँ a1 बटा में a2, a1 बटा a2 1/3 है, और ये 1/3 है, मतलब b1 बटा b2 है। ये दोनों तो बराबर हो गया, देखो 1/3 1/3 दोनों बराबर। और फिर देखिए ये 3/2 बराबर होगा क्या, तो कहिएगा नहीं, नॉट इज इक्वल टू c1 बटा c2 है। देखिए तो जब इस प्रकार से रहता है कि एगो बराबर एगो नहीं बराबर, तो इसका कोई हल नहीं होगा। अतः इसका कोई हल नहीं है। बच्चों क्या करिएगा बताइए, तो इसका लिख देंगे कि इसका कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है। यही ना अभी बताए हैं कि एगो बराबर है एगो नहीं बराबर, एगो पढ़ने वाला एगो नहीं पढ़ने वाला, क्या कह रहा है भाई, मतलब कोई हल नहीं। क्लियर है, याद हो गया, ये आप लोग समझ जाइएगा ना। अब बताओ तो कोई हल नहीं है, क्या हम आगे बढ़ेंगे, तो कहिएगा नहीं सर इसमें आगे बढ़ना नहीं है, क्योंकि जब कोई हल नहीं होगा या अनेक हल होगा तो हमको आगे सॉल्व नहीं करना है, एक ही स्थिति में करना है जब उसका अद्वितीय हल हो, है ना। तो चलिए अब हम लोग दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों दूसरा नंबर क्वेश्चन इसको देखते हैं। चलिए इसको कॉपी कर लेते हैं, और फिर वही चीज सेम टू सेम एक चीज आप लोग करेंगे, इसको उसका व्यापक रूप में लिखेंगे। और व्यापक रूप हमने कैसे लिखा था, ax प्लस by और प्लस c बराबर में 0, इस रूप में लिखा था, है ना। फिर ax प्लस by प्लस c बराबर में 0 ऐसे लिखा था। इसमें a1 b1 c1 a2 b2 और c2 के रूप में लिखा था। तो आप लोग को ये व्यापक रूप अच्छे से पता होगा, तो आप लोग इसको उसी रूप में लिखेंगे। कहेंगे कि सर ये तो है, लेकिन बच्चों थोड़ा सा इसमें हम लोग को चेंज करना होगा। देखिए और लिख करके लिखेंगे 2x प्लस y, और ये पांचवा को ए साइड भेज देंगे तो -5, और बराबर में हो जाएगा 0। ये आप लोग जरूर करेंगे जब वज्रगुणन विधि बनाएंगे, तो इस रूप में लिखना बहुत जरूरी है, नहीं तो माइनस प्लस के लेकर के गलती होगा। चलो देखो बच्चों इसको भी और कर लेंगे, और लिख लेंगे 3x प्लस 2y। देखो 3x प्लस 2y और 8 को ए प्लस भेज दो तो -8 बराबर में 0।
चलो आप लोग अच्छे से जानते हैं क्या चीज, एक चीज जानते हैं क्या? कहिएगा कि हाँ सर हम तो एक एक चीज जानते हैं। एक चीज क्या होता है? एक एक चीज जानते हैं। a1 का मान आप लोग बता दो। a1 का मान हो जाएगा 2। बचवा b1 के मान कितना हो जाएगा? तो y के गुणांक कुछ नहीं है, मतलब 1 लिखेंगे। और देखिए जी c1 का मान कितना है? तो ये -5 हो जाएगा। ये ले ले दे साइन के अपन साथ ही आ जाएगा। अब देखो a2 बराबर कितना है? a2 का मान हो जाएगा 1 से गुणांक नीचे वाला में 3। और b2 बराबर बचवा बता दो 2। और c2 बराबर कितना होता है ये बोलो 8। ये आप लोग समझ गए तो तुलना कर लेना। देखो जी अब तुलना कर लेना है, तुलना कर लेते हैं। तुलना करने पर ये बहुत आसान है वज्र गुणन विधि, लेकिन थोड़ा सा फॉर्मूला पर अगर जो ध्यान देता है उसको बहुत आसान हो जाता है। इससे हमारा तो कोनो आसान नहीं लगता है। देखिए तुलना करने पर बच्चों क्या लिखेंगे बताइए? तो a1 बटा में a2, a1 का मान है 2 और बाटा में 3, b1 का मान और बाटा में b2 का मान लिखना है। b1 का मान 1 और b2 का मान 2, c1 और बाटा में c2 लिखना है। c1 का मान -5 और c2 का मान -8। माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया। देखिए तो कौनो बराबर है? अरे कौनो बराबर नहीं है, कौनो नहीं बराबर है। तो देखिए लिखेंगे यहाँ क्या लिखेंगे बच्चों? यहाँ a1 बटा में a2, क्या लिखेंगे बच्चों? a1 बटा a2 नॉट इज इक्वल टू b1 बटा b2। और देखिए जब इस स्थिति में होगी, जब a1 बटा a2 नॉट इज इक्वल टू b1 बटा b2 हो, और फिर यहाँ पर देखिए नॉट इज इक्वल टू c1 बटा c2 हो गया, तो जब ऐसा रहेगा तो इसका क्या होगा? अभी हमने बताया था कि जो नहीं पढ़ने वाला है उसको क्या होता है? केवल एक हल होता है बच्चों। तो अब बताओ क्या करोगे? अरे नहीं पढ़ने वाला है मतलब नहीं, नॉट इज इक्वल टू है तो क्या लिखोगे? अतः इसका अद्वितीय हल है ना बच्चों? इसका अद्वितीय हल है, अद्वितीय हल है। इतना आप लोग तो करिए लीजिएगा। अब आप लोग को लिया चलते हैं जहां पर हम लोग जाना था। चलो अब डराना नहीं है, अब आप लोग मेरे साथ जा रहे हैं वज्र गुणन विधि से। चलो जी अब वज्र गुणन विधि से इसको सॉल्व करिए। तो वज्र गुणन विधि से बचवा सॉल्व कीजिए तो क्या होता है? x बटा में BC है ना, y बटा में CA इक्वल टू 1 बटा में AB। चलिए 12 21 12 21 12 21 कर दो, माने 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1। चलो हो गया कि नहीं बोलो? ये फॉर्मूला हम लोग लिख लिए कि नहीं? तो अभी नहीं, क्योंकि इसके बीचों में माइनस अभी लिखना है। अब पूरा काम हो गया है। x रखेंगे, आप लोग यहाँ पर साइन का ध्यान रखेंगे। जो साइन का ध्यान रखता है उसका गलती नहीं होता है, मैं एकदम गारंटी के साथ बोल रहा हूँ। देखो b1 का मान देखिए, तो b1 का मान है 1 और गुना c2 का मान देखिए, c2 का मान -8। और देखिए जब 2 का साइन आएगा जिसे गुना और माइनस ब्रैकेट लगा देना है। उसके बाद देखिए माइनस है तो माइनस, और b2 का मान देखिए b2 यहाँ पर b2 कहाँ है? 2। देखो b2 का मान कितना है जी? b2 का मान 2, तो b2 की जगह हो पर 2 रख दो। उसके बाद c1 का मान -5 है, तो ये गुना रखेंगे और -5, क्योंकि ये दोनों के बीच में गुना रहता है तो -5 और ये बराबर कर देंगे, ये बराबर कर देंगे। ठीक है, ऐसा ही और आगे मैं आप लोगों को ले चलता हूँ। देखो ये y हो जाएगा जी, और c1 और a2 है। देखो c1 का मान है -5 तो -5 लिख दो, और गुना करेंगे। देखो a2 का मान कितना है? 3, तो यहाँ पर 3 लिख दीजिए। आप चाहें तो इसको भी ब्रैकेट में लगा सकते हैं। उसके बाद माइनस है c2, और c2 का मान है -8, तो ये -8 लिखिए। ये माइनस जो है फॉर्मूला वाला है, और c2 का मान -8 अलग से आया। और देखिए उसके बाद a1 है, और a1 का मान तो यहाँ पर 2 है। a1 का मान कितना है जी? 2 है, 2 लिख देंगे। हम एकदम धीरे धीरे रख करके समझा रहे हैं ताकि आप लोगों को कहीं पर भी दिक्कत ना हो। a1 b2, a1 का मान देखिए क्या है? a1 का मान 2, और b2 का मान देखिए a1 का मान 2 और इसका b2 का मान 2। तो यहाँ पर देखिए a1 का मान 2 है और गुना b2 का मान 2 है, माइनस a2 का मान देखिए, तो a2 का मान है 3 और गुना b1 का मान कितना है? b1 का मान 1। बस इतना आप लोग समझ गए, बस हो गया। अब है क्या इसमें? कुछ नहीं। अरे रखना ही सबसे बड़ा मुश्किल है, फॉर्मूला याद करना सबसे मुश्किल है। और मैंने तो बता दिया आप लोग को कि फॉर्मूला में कोई दिक्कतें ना है। देखिए जी x 1 को -8 से गुना करेंगे -8, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 दूनी का 10।
इजकल टू ये y हो गया, -5 को 3 से गुना करेंगे -15, और ये माइनस माइनस प्लस, और 8 को 2 से गुना करेंगे 16। ये सारा चीज आप लोग ध्यान रखेंगे। माइनस प्लस का ही दिक्कत होता है। देखिए माइनस माइनस प्लस और 8 दूनी 16। ये बच्चों देखो 1 का बटा में दूधनी का 4 माइनस 3 को 1 से गुना करेंगे 3, हो गया कि नहीं। अब देखो लास्ट हम लोग चल दिए, बीच में बराबर हो तो इधर इधर एरो लगा देना। अब माइनस में 8 हुआ है, प्लस में 10 हुआ है, तो कितना आएगा 2 इजकल टू वाई। अब बटम देखिए माइनस में 15 हुआ, 16 हुआ है प्लस में, तो एगो माइनस है वो प्लस में रहता है तो घटता याद रखना है। तो 16 प्लस में है और 16 बढ़ाना है, तो 16 में से 15 घटेगा 1, आई प्लस में है तो चलते जी प्लस के रहने देंगे, और 1 बटम देखिए 4 में से 3 घटेगा 1। अब एज की लिखना है बच्चों, अब क्या करना है, अब x बटा में 2 इजकल टू 1 बटा में 1। इसका मतलब x वाला जो टर्म है इसको कांस्टेंट वाला में के बराबर करना है, और y वाला को भी कांस्टेंट वाला के बराबर, माने पहला के तीसरा के बराबर और फिर दूसरा के भी तीसरा के बराबर कर देना है, काम खत्म। देखो x को 1 से गुना करेंगे x हो जाएगा, और 2 को 1 से गुना करेंगे 2 हो जाएगा। देखो y को 1 से गुना करेंगे y हो जाएगा, 1 को 1 से गुना करेंगे 1 हो जाएगा, तो x बराबर 2 और y बराबर 1। यही तो वज्रगुणन विधि है। आप लोग इसको जल्दी से जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए। बाकी और तनी सी बचा हुआ है, इसको भी अब हम लोग सीख लेते हैं ताकि आप लोग को पूरा अच्छे तरीका से ये आ जाए, और मैं आज सिखा करके ही दम लूंगा। आप लोग केवल मेरे साथ जुड़ करके पढ़ते चलिए। जो अगर दिक्कत हुआ होगा यहाँ पर, सारे दिक्कत या कंफ्यूज जो है कंफ्यूजन वो सारे खत्म हो जाएगा। देखो जी यहाँ पर और लिख दो, आइए 20वां को ये प्लॉट लेके आ जाना है बस। ये कितना हो जाएगा 3x माइनस 5y। देखिए 3x माइनस 5y 20 प्लस में है, 20 साइड जाके माइनस में हो जाएगा, बराबर में 0। समझा हीरो। देखो ये कितना है 6x माइनस 10y, और ये 40 प्लस में है, साइड आके माइनस में 40, बराबर में कितना हो जाएगा 0। यही तो बस काम है। अब जल्दी जल्दी लिख दे क्या, देखो तो जल्दी जल्दी लिख दे। कहिएगा क्या सर जल्दी जल्दी लिखने वाला है। अरे भाई a1 a2 के मान, b1 b2 के मान और c1 c2 के मान है ना, यही तो मैं लिखने वाला हूं। और आप लोग यहाँ पर होते तो आप लोग जल्दी जल्दी अब तक ले बता दिए होते, सर ये लिखिए ना ये लिखिए। लेकिन अब क्या, अब देखिए a1 के मान बचवा देखो 3 हुई तो और a2 के मान 6, b1 के मान -5 साइन के साथ में, और b2 के मान -10, c1 के मान -20 और c2 के मान -40 है। यही तो है, ये क्लियर हो गया। अब यहाँ पर लिख दो तुलना। तुलना करने पर इसका अपरिमित रूप से अनेक हल होगा, है ना। कहिएगा कि कैसे जान गए, अरे ज्यादा भारी थोड़े है कि ना जानेंगे, आप भी जान गए होंगे। देखिए यहाँ पर करना है बच्चों, देखो a1 बटा में a2, a1 का मान है 3 और a2 का मान है 6। फिर लिखना है b1 बटा में b2 इजकल टू, b1 का मान देखिए तो कितना है -5 और b2 का मान है -10, है ना। अब देखिए लास्ट वाला लिखेंगे c1 बटा में c2, और c1 का मान देखिए कितना है -20 और c2 का मान बचवा है -40, काम खत्म। ये देखिए तो सब कटने वाला है, 3 का ही 3 दूनी 6, माइनस माइनस कैंसिल, 5 का ही 5 दूनी 10, माइनस माइनस कट गोइल, 20 का ही 20 दूनी 40 ना हो गया। अब देखो तो यहाँ बच्चों लिख दो a1 बटा में a2, क्या लिखेंगे a1 बटा में a2 इजकल टू b1 बटा में b2 इजकल टू c1 बटा में c2 है। देखो तो a1 बटा में a2 1 बटा 2 आ गया, 1 बटा 2 1 बटा 2 सब बराबर है, तो ये सब क्या हो गया बराबर। और जब सब बराबर होगा तो याद करिए मैंने कुछ बताया था आप लोग को कि जब सब बराबर रहता है तो अनेक हल। तो बच्चों लिखेंगे इसका अपरिमित रूप से क्या है अनेक हल है। इसका अपरिमित रूप से अनेक हल है। चलो आप लोग को एक चीज पता है कि इसे वज्रगुणन विधि से हम लोग हल करेंगे कि नहीं, तो नहीं करेंगे। बोलो क्या है, इसके क्वेश्चन में बोला गया है कि केवल अद्वितीय हल की स्थिति में ही हम लोग को वज्रगुणन लगाना है। अद्वितीय हल की स्थिति में बच्चों, जब अनेक हल होगा तो नहीं, कोई हल नहीं होगा तो भी नहीं, केवल अद्वितीय हल की स्थिति में ही हम लोग को लगाना है, तो इसका यही हल होगा। अब इसमें कुछ है ही नहीं। चलो अब एगो बच गया है और इसको भी मुझे लग रहा है
कि वज्र गुणन इसमें यूज करना पड़ेगा, और मैं आप लोग को अच्छे से समझा दूंगा यहीं पर। देखो ये लास्ट है बच्चों, देखो आप लोग सीख लीजिए। देखिए ये तो व्यापक रूप में है, बराबर के जीरो के रूप में है। अब ज्यादा कुछ सोचना नहीं है, आप लोग को डायरेक्ट लिखना है A1 A2, ठीक है ना। A1 A2, उसके बाद बच्चों देखो B1 B2, फिर देखिए C1 और C2 कर देना है, C1 C2 कर देना है। क्लियर है? चलो सर इतना तो क्लियर है। A1 का मान बता दो, देखो यहाँ पर गुणांक में कुछ नहीं, मतलब 1। A2 का मान देखो 3 हो जाएगा, B1 का मान -3, देखो B1 का मान -3, B2 के भी मान -3, C1 के मान -7 और C2 के भी मान -15। देखो C2 के मान -15, इतना आप लोग कर लीजिएगा क्या? इतना आप लोग कर लीजिएगा। चलिए अब यहाँ पर तुलना कर लिया जाए। तुलना करने पर चलो तुलना किया जाए। देखो A1 बटा में A2 इजकल टू, A1 का मान है 1 और A2 का मान है 3। बच्चों देखो तो B1 बटा में B2 लिखेंगे। B1 का मान कितना है? B1 का मान -3 और बाटा में -3। C1 बटा में C2 कर लो, C1 का मान -7 और बाटा में -15। चलो यही अब आप लोग का मेन काम था। जो कट रहा है कटा दीजिए, माइनस माइनस कैंसिल, 3 इकाई 3, माइनस माइनस कट गया। देखो तो 1 बटा में 3 आया है, एज की 1 बटा में 1 आ गया, एज की 7 बटा 15 है। कोनो बराबर है? नहीं है। तो लिखेंगे यहाँ, क्या लिखेंगे बचवा? यहाँ A1 बटा में A2 नॉट इज इक्वल टू B1 बटा में B2 है, और C1 बटा C2 को भी लिख दीजिए। A1 बटा A2 नॉट इज इक्वल टू B1 बटा B2 नॉट इज इक्वल टू C1 बटा C2 है। अतः बच्चों बताइए तो क्या होगा? अतः इसका अद्वितीय हल होगा। इसका बच्चों क्या होगा? अद्वितीय हल होगा, अद्वितीय हल होगा। चलो ये क्लियर कर लिए क्या आप लोग? अद्वितीय हल वाला समझ गए। अब बताइए तो अद्वितीय हल होगा तो मैंने आप लोगों को क्या बताया है कि इसे वज्रगुणन विधि लगाना पड़ेगा, इसमें वज्रगुणन विधि लगाना पड़ेगा। चलो लगा देते हैं। इसमें लिखा जाए बच्चों वज्रगुणन विधि से। चलो अब देखो कैसे कैसे विधि लग रहा है। डायरेक्ट बच्चों वज्रगुणन विधि में फॉर्मूला लिखेंगे, x बटा में BC है ना, y बटा में CA इजकल टू 1 बटा में AB, ठीक है। 12 21 कर दो बच्चों। देखो तो 12 21 12 21 12 21, काम खत्म। माइनस माइनस सभी जगह लिख देना है। इतना तो आप लोग सारी चीज क्लियर कर लेंगे। जब ये इतना सारा चीज क्लियर हो जाएगा, अब आप लोग को केवल वैल्यू पुटिंग करना है। देखो ये हो जाएगा बच्चों x और बाटा में B1 का मान, देखो B1 का मान है -3 गुना कर लीजिए। C2 का मान देखिए, C2 का मान है -15। क्या इसको ऐसे ही लिख देना सही है? तो कहिएगा नहीं सर, जब माइनस वाला रहेगा इसको ब्रैकेट में हम लोग को लगा देना है, रख देना है। उसके बाद माइनस, देखिए B2 का मान है -3, तो ये -3 रखा जाए, और गुना देखिए गुना C1, और C1 का बच्चों मान है -7, तो ये -7 रखिए। देखिए कितना माइनस माइनस किया है। देखिए y बटा में C1 A2, C1 का मान है -7 और A2 का मान है 3, तो ये रख दीजिए -7 और गुना 3, ब्रैकेट लगा देना है माइनस। C2 A1, C2 का मान देखिए, C2 का मान -15 और A1 का मान 1, तो यहाँ पर रखिए -15 और गुना A1 के मान 1 इजकल टू 1 बटा में लास्ट लिख रहे हैं A1 B2। A1 का मान देखिए, A1 का मान 1 और B2 का मान -3, तो क्या लिखेंगे 1 गुना -3 और फिर माइनस, देखिए A2 का मान है 3 और गुना B1, और B1 का मान है -3। चलो इतना तो आप लोग कर लीजिएगा ना। अब तो कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन थोड़ा सा है कि माइनस प्लस में गलती हो जाएगा। तो चलो मैं आप लोग के साथ हूं तो डरने का जरूरत नहीं है। माइनस माइनस देखिए बच्चों प्लस हो जाएगा, और 15 तिया 45 हो जाएगा। क्लियर? ये प्लस लिखते नहीं है, लिख दिए कोई दिक्कत नहीं है। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और प्लस माइनस माइनस, 1 2 3 बार माइनस है, तीनों गुना में है, माइनस हो जाएगा। देखिए माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस, तो माइनस हो गया 3 7 21 इजकल टू y, और बाटा में देखिए माइनस है 7 और 3, 7 3 का 21, माइनस में 21, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 15 बराबर में 1, और बाटा में देखिए -3 को 1 से गुना करेंगे -3,
और ये माइनस माइनस प्लस, 3 को 3 से गुना कर देंगे 9, 3 को 3 से गुना कर देंगे 9। अब देखिए क्या लिखने जा रहे हैं हम, x बटा में 45 में से 21 घटेगा तो ये हो जाएगा 4 2 24 इक्वल टू y बटा में 25 में से 15 घटेगा 6, काहे घटेगा माइनस प्लस में आ रहा है, और 21 में से घटेगा 21 निगेटिव है मतलब माइनस में है तो माइनस लिखेंगे, इक्वल टू 1 बटा में 9 में से 3 घटेगा तो ये 6 बचेगा, 9 प्लस में है तो ये चलते पॉजिटिव होगा। अब देखो लास्ट हम लिख रहे हैं बच्चा, देखो x बटा में ये हो जाएगा 24 और बराबर में किसको करना है 1 बटा में 6, ये जो x वाला टर्म है इसको जो कांस्टेंट टर्म अचर पद है उसके बराबर कर देना है, और y वाला में भी वही काम करना है। देखो y बटा में -6 है इक्वल टू 1 बटा में 6 कर देना है। आप लोग चाहेंगे तो ये नीचे नीचे कटा भी सकते हैं और नहीं तो एक बार गुना कर लीजिए, 6 को 1 से गुना करेंगे 6x इक्वल टू 24 को 1 से गुना करेंगे 24। देखिए y को 6 से गुना करेंगे 6y इक्वल टू -6 को 1 से गुना करेंगे -6, तो x बराबर कितना हो जाएगा 24 और बाटा में 6, इसको आप लोग कटा दीजिएगा, और y बराबर देखिए -6 और बाटा में 6, इसको कटाएंगे तो -1 इसको कटाएंगे 6 चौके 24 4 बार में। तो ये आप लोग वज्र गुणन विधि अच्छे तरीके से आप लोग समझ चुके होंगे, इसमें मैंने आप लोग को बेसिक क्वेश्चन और बेसिक कंसेप्ट सिखाया है। तो चलिए आप लोग आगे वाले वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आपसे मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।